अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। कुछ भी नहीं लिखना, ये हर चीज़ लिखी लिखाई आपको मिल जाएगी। RHCS से इससे पहले वाला जो लेक्चर है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। आज भी मैंने ग्रुप के अंदर वो उसका लिंक फॉरवर्ड किया था। अगर अभी भी किसी ने नहीं देखा तो वो लेक्चर सुनने के बाद फिर आज का लेक्चर सुनिएगा, और आज का लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों लेक्चर मिलाकर सुनेंगे तो आप समझ लें आपकी तकरीबन कोई 30% लिनक्स क्लियर है, बाकी 70% प्रैक्टिस है और जो हम आगे जाके टॉपिक्स पढ़ेंगे। सिर्फ इन दो लेक्चर्स में 30%, इस वजह से मैंने कहा कि लिनक्स के हवाले से जितना प्राइमरी नॉलेज चाहिए आपको वो आपको इसमें मिल जाएगा। इन दो लेक्चर्स में आपको लिनक्स की समझ आ जाएगी, हाँ उस पर काम करना कैसे है ये आगे है, लेकिन लिनक्स आपको समझ आ जाएगी कैसे काम करती है और आपने उसको किस तरीके से समझना है। स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह ताला का नाम लेके। अलीमजा उसको ऑन करते हैं, ऐसे ऐसे क्या कर अच्छा जी, जिन लोगों ने नहीं लास्ट लेक्चर लिया उनके बारे में मैं थोड़ा सा हल्का सा रिकैप कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे हम। RHCS से रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हम रेड हैट को ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जवाब बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सिस्को के लिए CCNA करते हैं। हम CCNA ही क्यों करते हैं, HCNA भी है, JCNA भी है, बहुत सारी चीज़ें और मतलब जूनिपर ने निकाला है, हवावे ने निकाला है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, वेंडर्स हैं जिन्होंने अपने अपने कोर्सेज निकाले हुए हैं। तो हम CCNA ही क्यों करते हैं, वजह उसकी ये कि पूरी दुनिया के अंदर 87% डिवाइसेस जो है ना वो सिस्को की चल रही हैं। तो अगर हम CCNA कर लेंगे तो सिस्को को पढ़ने की वजह से 87% डिवाइसेस हमारी क्लियर है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम रेड हैट को पढ़ लेंगे ना तो 87% पूरी मार्केट को ग्रैब किया हुआ रेड हैट ने लिनक्स के अंदर। तो अगर हम रेड हैट को पढ़ लेंगे तो मतलब आपने पूरी दुनिया की 87% तो लिनक्स पढ़ ही ली, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है वो भी इसी से मिलता जुलता है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो बाकी पे भी काम कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने CCNA कर लिया तो बाकियों को भी आप समझ आएंगे। क्लियर है जी? जाहिद आप इधर हो जाए, आप आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाए, चेयर लेके ना यहाँ पे आ जाए। कर लें, थोड़ा सा और आगे कर लें, कोई इशू नहीं। इस तरह आपको मेरी हर बात की समझ आएगी और मुझे भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपने मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। लास्ट टाइम मैंने रेड हैट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि रेड हैट क्या बला है, लेकिन रेड हैट को समझने से पहले हमें पता लगता है कि रेड हैट तो एक अलग चीज़ है, असल में लिनक्स है। लिनक्स को भी समझने से पहले हमें पता लगता है और हमें होना चाहिए पता कि इससे पहले भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें से ये डिराइव किया गया, उसको कहा जाता था यूनिक्स। अब ये यूनिक्स क्या बला है, अगर तो आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है ना कि आपको हर हालत में इसका नॉलेज होना चाहिए, वरना तो गुजारा नहीं होगा। अच्छा, अब नॉलेज कैसे होना चाहिए, पहले तो इसको पढ़ते हैं। जब मैंने आपको सिस्को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था ये कि पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन किस तरीके से होती थी। कम्युनिकेशन इस तरीके से होती है, कम्युनिकेशन इस तरीके से होती है कि पहले ज़माने के अंदर ना दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी क्योंकि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता था। आप डेवलपर को हायर करते थे, डेवलपर उस मशीन के मुताबिक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करता था और वो सिर्फ उसी मशीन पे चलता था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और मशीन पे नहीं चलता। जैसे आज विंडो 10 है या विंडो XP ले लें तो दुनिया का कोई भी PC पकड़े उसमें विंडो XP इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन है वो उसी पे चलेगा। ये बहुत बड़ा इशू था, नॉन फॉल्ट जिसको कह सकते हैं। इस फॉल्ट को ओवरकम करने के लिए डेवलपर्स ने कुछ मॉडल्स दरियाफ्त किए, उसमें जो मेच्योर हुआ उसको कहा गया OSI मॉडल, रेफरेंस मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स हुआ करती थी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए गए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर रह के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया कि पूरी दुनिया में जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा सबसे पहले उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा। तो हमने अचीव क्या किया, चूँकि दुनिया में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर चूँकि ये 7 लेयर्स का मादा मौजूद होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो सारे आपस में तकरीबन एक जैसे ही हैं। ऊपर स्ट्रक्चर जो मर्जी हो, अंदर तो सारे सेम है, बिल्कुल वैसे जैसे सबका चेहरा डिफरेंट है, सबके अंगूठों के निशान डिफरेंट है, जिस्म का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन है सबके 2 ही हाथ 2 ही पाँव,
कोई बंदर नहीं है जिसके दो दिमाग हों, सब एक ही है, एक दिमाग के साथ रहते हैं। मतलब स्ट्रक्चर सेम है, दिखने में सब डिफरेंट हो सकते हैं। लिनक्स दिखने में डिफरेंट है, यूनिक्स दिखने में डिफरेंट है, आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्सपी दिखने में डिफरेंट थी, 7 उससे डिफरेंट हुई, फिर 8 आई, 8.1 आई, फिर आपके पास 10 आई, अब 11 आ गई। सब दिखने में डिफरेंट है लेकिन बेस स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब ओएस मॉडल की लेयर्स एंटर कर दी गई तो आप सब आपस में कम्युनिकेशन को अचीव कर चुके थे। तो जब वो चीज़ हमने अचीव की तब उस दुनिया में सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया जो कि मैच्योर हुआ था वो कहलाया यूनिक्स। मैं बहुत जल्दी ओवरकम इसको कर रहा हूँ, मतलब जल्दी रिकैप कर रहा हूँ। यूनिक्स को मैच्योर किया गया और इसकी दो शक्लें निकली। एक को यूनिक्स ही कहा गया, ये वो यूनिक्स नहीं है जो पहला आया था। पहला यूनिक्स तो बच्चों वाला था, बग थे उसमें। जिस तरह आपका कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो पहले उसका एक बीटा वर्जन आता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उसको मैच्योर करने के बाद, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के बाद फाइनल आपके पास सॉफ्टवेयर आता है। ऐसे ही ना, ये तो सबको पता ही होगा। तो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि वो यूनिक्स का बीटा वर्जन था, उसको मैच्योर किया गया तो जो फाइनल सोल्यूशन निकाला गया उसको भी यूनिक्स ही कहा गया। अब ये बेसिकली जो यूनिक्स मैंने आपको जुमला बोला ना, ये यूनिक्स एक फैमिली है, ये एक फैमिली का नाम है। इस फैमिली के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हर एक वेंडर ने अपना अपना बनाया। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जेनेरिक टर्म है, इसमें आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। हैं तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन सबका आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, तरीकाकार डिफरेंट होगा, बेस स्ट्रक्चर सेम है, आर्किटेक्चर बाकी ऊपर वाला सारा परफॉर्मा सबका डिफरेंट होगा, लेकिन काम तो सब एक जैसे ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तमाम वेंडर्स ने अपने अपने नाम का यूनिक्स का फ्लेवर बनाया। जैसा कि मशहूर कौन कौन से हैं, मशहूर जो है आपका वो है फ्री BSD, बहुत फेमस है, इंतहाई फेमस। एक हमारे पास ये टूल मौजूद है यूनिक्स का। उसके बाद सन सोलेरिस, सन एक कंपनी है जिसने सोलेरिस नाम की एक चीज़ इजाद की। सन कंपनी है तो सोलेरिस नाम की उनके प्रोडक्ट है जो यूनिक्स बेस्ड है। इसी तरह IBM ने भी अपनी बनाई, गालिबन उसका नाम IBM OS ही है या OS IBM है, कुछ भी देख लें यही नाम होगा। ये मशहूर फ्लेवर्स हैं 3। जाहिद सब समझ आ रही है? लोरी तो नहीं दे रहा, पक्की बात। तो ये मशहूर 3 फ्लेवर्स हैं। अब दुनिया में आपके सामने जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, पहले तो आपने गूगल पे जाके उसका नाम लिखना है और आगे लिख लेना है विच फैमिली बिलोंग्स टू दिस वर्जन, कि इसका ताल्लुक किस फैमिली के साथ है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये यूनिक्स फैमिली है। तो अगर आपने यूनिक्स का कोई एक फ्लेवर भी पढ़ा होगा ना तो बाकी सारे भी सेम होंगे, सब पे भी काम कर रहे हैं। अब ये यूनिक्स जो बीटा वर्जन आया था उसमें से फाइनलाइजेशन जो शक्ल निकली वो यूनिक्स के नाम से ही निकली। ऐसा ही है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये नियर टू प्रोग्रामिंग था इसको हैंडल करना। अब जो प्रोग्रामर्स थे ना वो तो यूज़ कर लेते थे, आम लेमैन आप और मैं, हम नहीं इसको समझ पाते थे। हम तो प्रोग्रामर नहीं है, ना आपको पता है इफ एल्स क्या है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है डू वाइल क्या है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है फोर क्या है, वाइल क्या है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता जनाब स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद क्लासेस क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, रीस्ट्रक्टर क्या होते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें प्रोग्रामिंग आती ही नहीं। तो हम क्या करें फिर, हम तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अब दुनिया में एक बंदा उठा जिसने इसी बीटा वर्जन को पकड़ा, इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करके फाइनल एक शक्ल निकाली और एक नई फैमिली ईजाद कर दी। उस फैमिली का नाम रखा गया लिनक्स। अब ये जो बीटा वर्जन है ना, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा कि ये किसने बनाया। 1984 के अंदर AT&T एक कंपनी थी जो कि आज भी अवेलेबल है पूरी दुनिया में और हिट कंपनी है पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी की, बहुत मशहूर है, अक्सर लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इसका जो बानी था ना, या इसका समझ लें चेयरमैन है या CEO जो भी कह सकते हैं, उसका नाम है डेनिस रिची। वो बचपन में एक रिची रिच कार्टून आते थे, ये वो नहीं है। तो डेनिस रिची इसका नाम। इस बंदे ने ज़्यादा वर्किंग की, बाकी इसके साथ पूरी टीम थी, नाम इसी का हमेशा लिया जाता है। तो इस बंदे ने यूनिक्स का फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया, लिनक्स का फ्लेवर इसी के यूनिक्स के फ्लेवर को इम्प्रूव करके बनाया गया। ये किसने बनाया? ये बनाया आपका एक बंदा था लाइनस टोरवल्डस, ये आज भी जिंदा है। इस टाइम को इसकी उम्र होगी 70+ है, ये गालिबन 80 है या 70+ है, आज भी जिंदा है ये। इसने लिनक्स की फैमिली ईजाद की।
ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए आज आप और मैं इस पर काम करते हैं और दुनिया में चलती भी 87% यही है, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है और आप समझ भी लें। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मेरे पास आके बैठ जाए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये मैं आपको करवा दूंगा, ये लिनक्स कैसे की जाती है आपको समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अब लिनक्स चूँकि फैमिली है तो इसके अंदर से मज़ीद 2 फैमिलीज़ निकली। अब ये यूज़र फ्रेंडली है ना, तो बहुत सारी दुनिया में वेंडर्स आए जिन्होंने 2 फैमिलीज़ और ईजाद कर ली। एक इसकी फेमस फैमिली जो है वो डेबियन के नाम से कहलाती है, एक फैमिली इसकी लिनक्स फैमिली ही कहलाती है, जो कि इस बीटा वर्जन का एडवांस शक्ल था। अब ये इस बीटा का जो उसने एडवांस फ्लेवर निकाला, कि नई टेक्नोलॉजी निकाली ना, लेकिन ये भी बीटा ही था, इसमें बहुत सारे बग्स थे, इसको मजीद इंप्रूव किया गया लिनक्स के नाम से ही, वो फाइनलाइजेशन था। तो अब दुनिया में आपके पास 3 इस टाइम फैमिलीज़ हैं। अब दुनिया में जब भी आपके सामने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ना, या तो ताल्लुक उसका इस यूनिक्स के साथ होगा, या उसका डेबियन से होगा, या उसका इस लिनक्स की फैमिली से होगा। अब दुनिया में जब भी अदर देन माइक्रोसॉफ्ट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने आए, जस्ट गूगल पे जाके सर्च करें, आपको पता लग जाएगा कि इसका ताल्लुक किस फैमिली से है। अगर वो यूनिक्स है तो आंखें बंद करके साइड पे हो जाए, क्योंकि आपने यूनिक्स नहीं पढ़ी, वो मुश्किल है। अगर उसका ताल्लुक डेबियन से है या उसका ताल्लुक लिनक्स से है, आप फ़ौरन उसको कंट्रोल कर लेंगे। डेबियन और लिनक्स के अंदर 80% सिमिलैरिटी है, और यूनिक्स और लिनक्स के अंदर 80% डिफरेंस है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यूनिक्स को भूल जाएं, हमने उसको पढ़ना भी नहीं है, हमारा वो कोर्स का पार्ट भी नहीं है। हमारा कोर्स का पार्ट है लिनक्स, हमने जो पढ़नी है वो लिनक्स पढ़नी है। अगर हम लिनक्स पढ़ेंगे तो 80% डेबियन लिनक्स की तरह ही है, बस 20% जो चेंज है ना, वो उसकी चंद एक कमांड्स का, जो कि आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएंगे। उसका सारा कॉन्सेप्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बस कमांडें चेंज है। गूगल पे लिखें आपको फ़ौरन मिल जाएगी, हज़ारों यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आसानी से मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट वहाँ से मिलने लग गया तो इदारे दुनिया से ख़त्म, मुझे टीचर की कभी ज़रूरत ही ना रहे। कॉन्सेप्ट नहीं कभी यूट्यूब से आपको मिलता, यहाँ वहाँ से आपको जो भी चीज़ मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपको कमांडें मिलती है और तरीकाकार मिलता है, उसको यूज़ कैसे करना है। कॉन्सेप्ट आपको टीचर ही देता है। तो ये बात आपको जो मैंने बताई है सिर्फ 10 मिनट के अंदर, या आप 6 साल भी लगा लेना, इस तरह आपको बातें नहीं मिलनी। आपको कन्फ्यूजन ही रहती है कि इतने सारे फ्लेवर्स हैं यार, पता नहीं किसका ताल्लुक किससे, ये क्या क्या बलाएँ आ गई हैं। तो मैंने आपको आसान करके बता दिया, दुनिया में सिर्फ 3 फ्लेवर्स हैं इस टाइम, 3 फैमिलीज़ हैं। अब उन फैमिलीज़ के अंदर हर बंदे ने अपना अपना फ्लेवर बनाया। जैसे आप हैं, आप जाहिद हैं, आपने जाहिद लिनक्स बना ली। ये मुबशिर हैं, इन्होंने मुबशिर के नाम का मुबशिर यूनिक्स का फ्लेवर बना लिया। अब देखें, ये यूनिक्स है और ये लिनक्स है। ये हमारे भाई साहब हैं बाबर साहब, इन्होंने डेबियन बना ली सीरीज़, तो इन्होंने डेबियन का फैमिली पकड़ी और उसकी अपने नाम की डेबियन सीरीज़ की लिनक्स बना ली। तो तीनों फ्लेवर्स अलग अलग हैं, ये डेबियन है, ये यूनिक्स है और ये लिनक्स है। तो अगर तो ये भाई यूनिक्स हैं, इनको तो वैसे साइड पे कर देना क्योंकि आपको इनकी समझ नहीं आनी। अगर ये दोनों यूनिक्स लिनक्स और डेबियन है तो इनको आपस में समझ आ जाएगी, क्योंकि 80% सिमिलैरिटी है। 20% जो चेंज है वो आपको गूगल से मिल जाएगा। नहीं तो जिस वेंडर ने वो बनाया ना, जैसे इन्होंने अपने नाम से बना ली बाबर लिनक्स, लेकिन है वो डेबियन, तो बाबर लिनक्स साहब ने अपनी कोई वेबसाइट भी तो बनाई होगी ना, उस पर कोई सपोर्ट भी तो होगी ना। बिल्कुल है, वहाँ पर सारी कमांडें इनकी वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगी, गूगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह जाहिद लिनक्स इन्होंने बनाए लिनक्स की फैमिली से, तो इनकी अपनी वेबसाइट भी होगी जाहिद के नाम से, या जो भी इनका नाम होगा। तो इस तरह दुनिया में बहुत सारे वेंडर आए हैं जिन्होंने अपने अपने नाम की प्रोडक्ट ईजाद की है मार्केट में, लेकिन ताल्लुक उसका 3 फैमिलीज़ के साथ ही, या तो वो यूनिक्स होगी, या वो डेबियन होगी, या वो लिनक्स होगी। जाहिद साहब टेक छोड़ दें, टेक छोड़ के आगे हो जाए, ऐसे बैठना है आप। अच्छा, अब डेबियन के अंदर फेमस कौन सी है? एक डेबियन लिनक्स के नाम से ही है, ये तो नाम ही क्लियर हो गया ना, तो डायरेक्ट डेबियन। एक बड़ा फेमस नाम सुना होगा आपने हैकिंग के लिए, काली लिनक्स, सुना नाम? ये भी डेबियन है, ये भी डेबियन है। आप लोगों में से किसी ने भी ये नाम नहीं सुना होगा, जिसने मुझसे पहले सुना है शायद उसने सुना हो, पैरेट लिनक्स सुना है नाम। ये काली से करोड़ दर्जे बेहतर है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कम पता है। ये यूज़ ही सिक्योरिटी के लिए होती है। काली बस फेमस है, उसका नाम ही ऐसा है नाम ही उन्होंने ऐसा रखा काली, हर बंदा परेशान होता है ये क्या नाम है अभी, काली लिनक्स, इसलिए वो फेमस होगी। हाँ, तो इसकी सपोर्ट भी अच्छी है। पैरेट लिनक्स की ना सपोर्ट थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, लेकिन पैरेट लिनक्स बहुत सिक्योर है, काली की निस्बत बहुत अच्छी है। बहुत कुछ है यार, अभी तो आप सिर्फ थीम पे बैठे हुए हैं, बहुत दुनिया चेंज हो चुकी है, बहुत कुछ है। फिलहाल हमारा वो तो टॉपिक नहीं, हम बात करते हैं आगे।
एक इसमें मशहूर आती है उबुंटू, जिसका नाम यूबुंटू भी सुना हो शायद किसी ने। शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए थे आवाम को, सब के अंदर यूबुंटू ही थी। जब पहली दफ़ा लैपटॉप आया था तो लोगों ने 2-2 हज़ार दे के फी सेंटर से उसमें विंडोज़ करवाई कि पता नहीं क्या बम्ब सा हमें दे दिया, समझ नहीं आती है क्या चलता है। इस कौम को पता ही नहीं था कि वो यूबुंटू कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो तो डेबियन है, वो तो लिनक्स है, लेकिन उनको नहीं पता था। मैं बार बार लिनक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डेबियन और लिनक्स ये दोनों फैमिली किसकी ड्राइव की गई हैं, ये लिनक्स में से निकली हैं। इसलिए आप इन दोनों को लिनक्स कह सकते हैं, लेकिन प्योरली अगर को फैमिली पूछेगा तो ये डेबियन फैमिली कहलाएगी और दूसरी लिनक्स फैमिली कहलाएगी। है ये दोनों लिनक्स का पार्ट। अल्टीमेटली आप इसको यूनिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिक्स इंटायरली डिफरेंट है और ये इंटायरली डिफरेंट है। आपको मैंने बता दिया। समझ आ गई बात की? समझ आ गई है? अच्छा जी, एक कुबुंटू भी है, कुबुंटू KUBUNTU, कुबुंटू, वो भी एक अजीब सी लिनक्स है। हर वेंडर ने अपने अपने नाम की बनाई है, वो काली बना सकते हैं, तो ये कुबुंटू नहीं बना सकते। अब हम लिनक्स की बात करते हैं। लिनक्स में जो सबसे फेमस कंपनी है ना, उसने अपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाई। अब ये किस कंपनी की है? डेबियन, मुझे नहीं पता। काली किस कंपनी की है? मुझे नहीं पता। पैरेट किस कंपनी की है? मुझे नहीं पता। उबुंटू किस कंपनी की है? मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन हमें इनकी प्रोडक्ट्स के नाम पता है। लेकिन लिनक्स के अंदर जो फेमस है ना, एक कंपनी है, वो है रेड हैट, जिसका हम कोर्स करने आए। ये बेसिकली कंपनी का ही नाम। इस कंपनी ने अपने 3 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और तीनों लिनक्स के हैं। फ़र्क मैं तीनों में बताता हूँ, क्योंकि हम RHCSA पढ़ने आए हैं, रेड हैट ही पढ़ने आए हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एक इन्होंने रेड हैट के नाम से बनाई, जिसको RHEL कहा जाता है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। एक इन्होंने सेंटोस के नाम से बनाई और एक इन्होंने फेडोरा के नाम से बनाई। ये तीनों एक ही कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। जाहिद साहब बाजू निकालें, ऐसे बैठना आप, ठीक हो गया? रेड हैट, सेंटोस एंड फेडोरा। रेड हैट और सेंटोस में स्पेलिंग के अलावा कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों एक दूसरे की डिटो कॉपी हैं। तो 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है? वजह उसकी ये है कि रेड हैट जो है ना, वो पेड एडिशन है। आपको सारी की सारी चीज़ें सेंटोस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, लेकिन उसमें सपोर्ट नहीं आपको मिलेगी। जिन लोगों का बहुत बड़ा डाटा सेंटर होता है ना, और उनके पास बहुत बड़ी बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एप्लीकेशन चल रही हैं, 1 सेकेंड का भी डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो एरर्स तो हर एक जगह पे आते हैं। अगर उनके पास कोई बग आ गया, कोई एरर आ गया, और उनकी डेवलपमेंट की टीम खुद ही उसको ठीक करने बैठेगी, तो एटलीस्ट 1 आवर तो लगेगा सही करने में। ये मैंने बहुत हाई एंड टीम की बात की है, उनको 1 घंटा तो लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी जैसे वो नथु लाल हैं, इनको तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लग जाते हैं। तो तब 10 घंटे के लिए आपका नेटवर्क खुडे लाइन लगा और आप रोड पे हैं, तो सोचें गूगल का 1 सेकंड का भी डाउन टाइम आ जाए, उसको तो अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा गूगल को। इसी तरह अगर आपका पाकिस्तान में कोई ऐसा काम है कि आपका है ही ऑनलाइन, 1 सेकंड का भी डाउन टाइम हो जाए, आप तो खुडे लाइन लग गए ना, तो आप 1 सेकंड का भी डाउन टाइम जब नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, तो आप रेड हैट इस्तेमाल तो कर रहे हैं, तो रेड हैट से सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं आप उसे कहते हैं मुझे कभी भी मसला आएगा ना, तो तुम फ़ौरन 24/7 मुझसे लाइन पर आओगे, मेरा आके मसला हल करोगे। और आप ईयरली पर एनम उनको पैसे पे करते हैं इस चीज़ के, सपोर्ट के। अगर आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, बहुत आप फनकार आदमी हैं, तो आप सेंटोस यूज़ कर लें ना, उनसे सपोर्ट लें। हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो रेड हैट के अंदर। समझ आ गई बात की? ये फ़र्क है इन दोनों में, बस इतना, और कोई फ़र्क नहीं। मोस्टली पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मोस्टली आप कह सकते हैं 100% अगर चल रही है ना रेड हैट, तो 100 में से 80% सेंटोस चल रही है। 20% वो लोग हैं जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो रेड हैट यूज़ करते हैं। 80% लोग सेंटोस यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो मैंने सिर्फ एक ही कंपनी अभी तक, बल्कि 2-3 कंपनीज देखी हैं जिनमें मैं काम करके आया हूँ, उनमें रेड हैट एंटरप्राइज चल रही है पेड एडिशन, वरना अक्सरियत के पास सेंटोस ही चल रही है, और वो भी लाइसेंसिंग हमने ही करके दी थी उनको। और अभी आप कह रहे थे मुझसे वर्चुअलाइजेशन हो नहीं रही, तो वर्क स्टेशन में नहीं हो रही थी, यही आपने कहा था। अच्छा, डायरेक्ट ही आपने इंस्टॉल की है, कोई बात, हम कर लेंगे। फेडोरा की बात करते हैं। फेडोरा क्या है? फेडोरा जो है ना, ये समझ लें एक प्लेटफॉर्म है रेड हैट की तरफ से पूरी दुनिया के लिए, डेवलपर्स के लिए।
देखिए डेवलपर्स जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उनको कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए जिस पर उन्होंने बनाना है। जैसे पाइथन एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन ऑटोमेशन है, पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या क्या है पाइथन, बहुत कुछ है। तो पाइथन इंस्टॉल करेंगे, उसका कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप कुछ बनाएंगे ना। आपको मतलब हवा में बना देंगे, अरे जनाब लो स्क्रिप्ट बन गया, कुछ चीज़ मिलेगी तो बनाएंगे ना। जैसे अभी हम अगर सिस्को की बात करें, हम पैकेट ट्रेसर यूज़ करेंगे तो कुछ कमांडें देंगे ना, हार्डवेयर पे तो कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कोई होगा हमारे पास तो हम कुछ पे यूज़ करेंगे ना। तो बिल्कुल ऐसे ही फेडोरा एक प्लेटफॉर्म दिया है रेड हैट ने पूरी दुनिया को, डेवलपर्स को, कि जब आपने कोई भी चीज़ ईजाद करनी है ना, इसी में बनाएं, इसी में टेस्ट करें और इसी को मैच्योर करें। जब वो तमाम बग्स निकाल के फाइनल हो जाती है ना, तो फेडोरा से निकाल के उसको रेड हैट और सेंटोस में डाल दिया जाता है। फिर वो पूरी दुनिया में लिनक्स के लिए अवेलेबल होती है। तो पूरी दुनिया में जब भी लिनक्स की फैमिली के लिए कोई चीज़ ईजाद होती है, वो रेड हैट के फ्लेवर फेडोरा पे ही टेस्ट होती है। याद रहेगी बात। ये तीनों वर्जन्स जो हैं वो लिनक्स फैमिली के ही हैं, लेकिन किस कंपनी के हैं? रेड हैट कंपनी के। इसी तरह दुनिया में एक ओरेकल लिनक्स है, ओरेकल सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा फेमस ERP सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर, फ्री में है। लेकिन इसको चलाने के लिए आपके पास बहुत बड़ी डेवलपमेंट की टीम होनी चाहिए जो इसको चलाए, आप नहीं चला सकते। तो लोग फिर क्या करते हैं, पेड एडिशन पे चले जाते हैं SAP SAP के ऊपर। वो दुनिया में बहुत मशहूर और मरूफ सॉफ्टवेयर है। ये दोनों लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। ओरेकल सॉफ्टवेयर जो है वो ओरेकल लिनक्स पे इंस्टॉल होता है। SAP सॉफ्टवेयर जो है वो सूजे लिनक्स है, SUSE, इसके ऊपर इंस्टॉल होता है। ये दोनों लिनक्स हैं। सूजे लिनक्स मशहूर है SAP की वजह से, ओरेकल लिनक्स मशहूर है ओरेकल सॉफ्टवेयर की वजह से। ओरेकल को बाद में परचेज कर लिया था रेड हैट ने, और रेड हैट को परचेज कर लिया IBM ने। अब रेड हैट, ओरेकल और IBM एक ही है। बात समझ आ गई? तो अब ये कह सकते हैं ये रेड हैट का फ्लेवर नहीं है ओरेकल जो है, ये रेड हैट एक अलग से लिनक्स थी, बाद में रेड हैट ने इसको परचेज कर लिया, तो अब ये रेड हैट की तरह ही दिखती है। कर सकते हैं, ओरेकल तो एक सॉफ्टवेयर है ना, उसको दुनिया के किसी भी लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली वो लिनक्स जो उसके अपने लिए बनी है वही रिकमेंड की जाती है, और पूरी दुनिया में इंस्टॉल भी वही करते हैं लोग। वरना अगर आप रेड हैट पे इंस्टॉल करेंगे ना, तो रेड हैट की रिपोजिटरीज अलग हैं, ओरेकल की रिपोजिटरीज अलग हैं। आगे पढ़ेंगे ना हम रिपोजिटरीज का कॉन्सेप्ट लेंगे कि इसका क्या फ़र्क होता है। राइट, जाएँ ज़रा, हाथ लगा के आए ज़रा, वो मुझे नज़र आ रहा है, आप जाएँ ज़रा। आपको ऐसा लग रहा है लेकिन मुझे साफ नज़र आ रहा है। जाएँ ज़रा जल्दी, 1 मिनट लगाएं जल्दी ज़रा। तो इसी तरह एक साइंस लिनक्स है, वो भी लिनक्स है। दुनिया में जितने साइंटिस्ट हैं ना, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो वो साइंस लिनक्स यूज़ करते हैं। वो बनी ही उन लोगों के लिए, उसमें फार्मूलाज हैं, उस पर बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स हैं, वो आपको समझ नहीं आनी वो क्या बला। एक डॉग लिनक्स है, और भाई मेरी मर्जी, मतलब लोगों की मर्जी, अगर कोई काली बना सकता तो डॉग नहीं बना सकते, वो उनकी मर्जी, जो मर्जी बनाई जाए। तो ऐसे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की लिनक्स हैं जनाब, आप बड़े बड़े अजीब नाम सुनेंगे। तो हर एक का पर्पज़ है, हर एक वेंडर ने अपनी वजह से बनाई, तो हर एक का पर्पज़ है, ठीक है। लेकिन आपके पास जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ना, देख के हाथ पाँव नहीं आपके फूलने चाहिए। आपने सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करना है कि इसका ताल्लुक किस फैमिली से है। 3 ही फैमिलीज मिलेंगी, यूनिक्स, डेबियन एंड, ये याद हो गया आपको? क्या बात है, छा गए आप, आपको आधी लिनक्स समझ आ गई। अब अगला टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने पुरानी कहानियाँ सुनाई हैं आप, जो मैंने लास्ट लेक्चर में सुनाई थी। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब बात होती है लिनक्स की। लिनक्स के अंदर ना आपकी विंडोज़ की तरह एक यूज़र होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आपकी विंडोज़ के अंदर एक यूज़र होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें अगर उसको, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होता है, डिसेबल होता है, इनेबल नहीं होता। इसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का ग्रुप बना होता है। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से मेरी बात सुन लो। एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का विंडोज़ के अंदर ग्रुप बना होता है। उस ग्रुप को तमाम राइट्स होते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। तो आप विंडो के अंदर जब भी कोई यूज़र बनाते हैं ना, तो विंडो बाय डिफ़ॉल्ट उस यूज़र को उस एडमिनिस्ट्रेटर वाले ग्रुप में डाल देती है, जिसका मतलब ये है कि जो जो इस ग्रुप में होगा ना, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर ही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर सारी राइट्स
मौजूद हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैं 4 लोग खड़े करता हूँ, बल्कि 4 ब्लॉक्स बनाता हूँ, या ऐसे कह लें 4 कमरे बनाता हूँ। एक कमरे का नाम रखता हूँ लाहौर, एक कमरे का नाम रखता हूँ कराची, एक इस्लामाबाद और एक मुल्तान। 4 कमरे बन गए। अब मैं पाकिस्तान में ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान से सारे इधर आ जाओ। अब जो जो लाहौर से आएंगे मैं उनको लाहौर के कमरे में घुसाऊंगा, तो क्या वो सारे लाहौरी कहलाएंगे? कहलाएंगे ना, बिल्कुल कहलाएंगे। और लाहौरी कहलाने के साथ साथ अगर मैं लाहौर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि ये सारे के सारे लोग कहीं भी जा सकते हैं, मतलब मैं लाहौर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, पर पर्सन पे नहीं लगा रहा, मैंने लाहौर के कमरे पे लगाया, ये एक रूल तो सब पे अप्लाई हो गया, मेरी जान छुट गई, मैंने कितना काम समेट लिया। बजाय इसके कि एक एक बंदे को समझाऊं, मैंने उन सबको पकड़ के एक ग्रुप में डाल दिया और ग्रुप के ऊपर ही मैंने पॉलिसी लगा दी, तो वो अल्टीमेटली सब पे लग गई। तो दुनिया में ग्रुप्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी कंपनीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप हर बंदे को उसके नाम से जान नहीं सकते। आप हर बंदे को ये भी नहीं कहते कि वो IT वाला है, वो HR वाला है, वो नॉक वाला है, वो फलां है, वो फलां है, मतलब ऐसा नहीं कहते आप एक ही नाम लेते हैं IT, एक ही नाम लेते हैं HR, एक ही नाम लेते हैं नॉक, एक ही डिपार्टमेंट में आते हैं और सारे लोगों को डिपार्टमेंट में घुसाई जाते हैं। अब आप जब भी उस डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो सब लोगों की बात हो रही होगी, क्योंकि वो एक बेसिक ग्रुप है जिसकी वजह से सब पर पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। समझ आ गई बात की? ऐसे ही विंडोज़ के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का ग्रुप होता है, जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट करते हैं वो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट उस ग्रुप का मेंबर होता जाता है। अच्छा, ऑनलाइन में जो अहबाब हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपकी 10 मिनट के अंदर ना ये आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा जूम का, तो विद इन 30 सेकेंड्स दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक ग्रुप होता है और बाय डिफ़ॉल्ट तमाम यूज़र्स इस ग्रुप का मेंबर कर दिए जाते हैं। तो फिर इसका मैं मतलब कह सकता हूँ ना कि विंडो के अंदर हर यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अब आती है बात लिनक्स की। लिनक्स के अंदर भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और वो डिसेबल नहीं होता, वो इनेबल होता है। विंडोज़ की तरह डिसेबल नहीं होता। अगर मैं विंडो के अंदर दिखाऊँ ना आप, तो ये देखें, राइट क्लिक करें, मैनेज में जाएँ, माई कंप्यूटर पर, ये आपको नज़र आ रहा है लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स, इस पर क्लिक करें, यूज़र्स आ गए। ये आपके वो यूज़र्स हैं जो इस टाइम इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट हैं, सिर्फ 2 यूज़र ऐसे हैं जो मैंने बनाए हैं। ये 2 यूज़र हैं, ये हैकर और हैकर ऑनलाइन, ये 2 मैंने बनाए हैं। बाकी सारे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही बने, और ये हर विंडो में बनते होते हैं। ये नहीं बनता, ये किसी और पर्पज़ के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उस सॉफ्टवेयर ने अपना अकाउंट ही बना लिया, यूज़र ही बना लिया। ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखा नज़र आ रहा है, ये ना आपने बनाया, ना मैंने बनाया, ना कोई बनाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो क्या ये डिसेबल है? अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, चेकबॉक्स पे क्लिक है ना, इसका मतलब ये डिसेबल है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा ना, तो आज के बाद जब मैं रीस्टार्ट करूंगा अपना सिस्टम, तो मुझे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी नज़र आएगा, लेकिन पासवर्ड तो मैंने कुछ सेट किया नहीं। राइट क्लिक करके पासवर्ड भी सेट कर सकते थे अगर आपने इसको यूज़ करना है तो, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, हमारा वो नॉर्मल यूज़र भी एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, अब लिनक्स की हम बात कर रहे थे। लिनक्स के अंदर जो यूज़र होता है ना, वो हिडन नहीं होता, ना वो डिसेबल होता है, उसका बहुत बड़ा रोल है। उस यूज़र को कहा जाता है रूट। जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और ये लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटर है रूट, जिसका मतलब ये है कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है। अब मेरी बात बहुत अच्छे अंदाज से हजम कीजिएगा, नहीं समझ आती तो आगे चल के आ जाएगी। दुनिया में सबसे पहला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था? जो मैंने आपको बताया, यूनिक्स बना था। उसके बाद ही सारे बने हैं ना, इसका मतलब यूनिक्स का ही सारा मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, ऐसे ही है यही बात। जब यूनिक्स को बनाया गया था ना, तो दुनिया के अंदर ना एक तहरीक बनी थी जिसको कहा जाता है GUNU, गुन्नू। इसी वजह से आप कभी भी यूनिक्स या लिनक्स को यूज़ करेंगे ना, इसका कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसका वो साथ में एक टर्म एंड कंडीशंस आती है ना, उसका एक लाइसेंस आता है, उसमें सबसे टॉप पे लिखा होगा गुन्नू। ये उस तहरीक का हिस्सा है। ये तहरीक पूरी दुनिया के मुमालिक ने मिलकर बनाई थी। असल में ये यूनिक्स बनाया था AT&T की तरफ से, ये बनाया था अमेरिका ने। जब अमेरिका ने ये यूनिक्स फ्लेवर बनाया ना, तो ये दुनिया में इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना चुके हैं जो कि डिफरेंट मशीनों पे इंस्टॉल हो जाता है। इससे पहले तो ऐसा नहीं था।
इससे पहले तो हर हार्डवेयर के लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था और वो हार्डवेयर दूसरे से बात नहीं करता था। तो इन्होंने पहली दफ़ा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो दूसरे से बात भी करता है और सेम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे हार्डवेयर पे भी इंस्टॉल हो जाता है। मतलब इस सिस्टम पे तो दूसरे पे भी वही इंस्टॉल हो जाएगा और वो दोनों आपस में बात भी करेंगे। तो पूरी दुनिया के ममालिक आपस में मिले और उन्होंने मिलकर ये तहरीक बनाई गुन्नू के नाम की। इस तहरीक का मकसद क्या था? अमेरिका पे प्रेशर डालना कि हम सब तुम्हारे खिलाफ हैं, ये जो तुमने चीज़ बनाई है ना इसको ओपन करो, सबको बताओ ये क्या है, इसको हाइड नहीं करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वॉर है। अभी तो वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ इनिशियली स्टार्ट ही हुई थी। हर मुल्क एक दूसरे से दौड़ कर आगे निकलना चाहता था, लेकिन किसी को स्टेप भी तो चाहिए था ना स्टार्टिंग। तो स्टेप सबसे पहले इन्होंने लिया अमेरिका ने, ये उसको एज था। बहरहाल उसके बाद पूरी दुनिया जब इसमें शामिल हुई तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और उनको इसको ओपन करना पड़ा। ओपन करने की ही वजह से पूरी दुनिया में उस दिन के बाद यूनिक्स और लिनक्स को ओपन सोर्स कहा जाता है। नाम सुना है आपने? ये इसी वजह से इसको ओपन सोर्स कहा जाता है कि इसका जो कोड है ना, कोड, उसको सोर्स कोड बोला जाता है, जिसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप हुआ था। ये बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर टाइप हुआ है। C++ तो बाद में आई है, सी लैंग्वेज सबसे पहले आई नहीं थी, उससे पहले भी थी, कोबॉल भी थी और भी बड़ी थी इसके पहले लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज भी चल रही है काफ़ी जगहों पे, और इससे पहले भी काफ़ी लैंग्वेजेस इससे मिलती जुलती थी। तो सी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो सी लैंग्वेज के अंदर यूनिक्स का कोड लिखा गया था, उसको सोर्स कोड बोला जाता है। अलीम साहब बातें समझ आ रही? वो सोर्स कोड की वजह से इसको ओपन सोर्स कहा जाता है। तो तहरीक कौन बनी थी? तहरीक का नाम क्या था जिसने ये सारा कुछ हरकत करवाई? गुन्नू। इसका मतलब क्या है? जी से मुराद है गुन्नू और GU से मुराद है गुन्नू और NU से मुराद है नॉट यूनिक्स, मतलब गुन्नू नॉट यूनिक्स। ये उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था। तो बस गुन्नू ये तहरीक उसकी है। इसी वजह से जब भी आप लिनक्स यूनिक्स यूज़ करेंगे, आपको मैंने बताया उसके वो लाइसेंस के अंदर सबसे टॉप पे लिखा होगा ओपन सोर्स और उसके नीचे लिखा होगा गुन्नू, कि इस तहरीक की वजह से ये ओपन सोर्स हुआ। अब ये मैंने पूरी तमीद क्यों बन ली? इस वजह से अगर कोई चीज़ ओपन है तो वो फ्री है, बिल्कुल वो फ्री है। इसी वजह से यूनिक्स और लिनक्स फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं किया जाता। जबकि विंडो चार्ज करती है अपना, करते हैं ना, वो विंडो परचेज करते हैं ना आपने नहीं की, वो अलग बात है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे उनका ऑफिस नहीं है। जिस दिन उनका ऑफिस बनेगा ना, चुक चुक के उन्होंने FIH देना था हमें, लाग पता जाना सबको। तो फिलहाल तो अभी हम फ्री वाला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनका कोई अमल दखल नहीं। आप 1000 दफ़ा क्रैक यूज़ करें वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंट्री को ना वो टैक्स देते हैं, ना इस कंट्री में उनका ऑफिस है। तो कंट्री लीगली आप पर सू भी नहीं कर सकती। समझ आ गई बात? ठीक है। अब सबसे पहले यूनिक्स बना था ना, तो यूनिक्स का ही कोड पकड़ा गया और सब ने, किसी ने यूनिक्स बना लिया, किसी ने लिनक्स बना ली, किसी ने डेबियन बना लिया। ऐसे तो जो माइक्रोसॉफ्ट का बानी था ना, बिल गेट्स, बहुत बड़ा डेवलपर था, समझदार। इसको कर्नल की मॉडिफिकेशन आती थी। इसने यूनिक्स का कर्नल पकड़ा और मेजर मॉडिफिकेशंस करके अपना जाती पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको MS-DOS कहा गया। खाली DOS कहा गया, बाद में इसने माइक्रोसॉफ्ट नाम रखा तो MS-DOS कहा गया। MS-DOS कमांड लाइन थी ब्लैक स्क्रीन, जो कि हूबहू यूनिक्स की तरह ही थी, लेकिन थोड़ा सा इजी था उस पर काम करना, क्योंकि यूनिक्स कमांड लाइन थी लेकिन प्रोग्रामिंग टाइप की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट का बानी बिल गेट्स ने इसको आसान किया और अपनी ज़ुबान में इसको कन्वर्ट किया, लेकिन पेड रखा, क्योंकि मेहनत तो उसने की है ना। तो उसने यूनिक्स और लिनक्स को पकड़ा तो ज़रूर, लेकिन अपना एक ज़ाती प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। उसको उसने माइक्रोसॉफ्ट DOS का नाम दिया, MS-DOS। सुना ना नाम? ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था किसी ज़माने में? नहीं सुना? ये आपके ज़माने से बहुत पहले की बात, अभी भी अब नशे में ही है। यस। उसके बाद फिर आई जनाब विंडो 95, उसमें कुछ ग्राफिक्स का टच दिया गया। तो पहली दफ़ा ब्लैक स्क्रीन के साथ ग्राफिक आए, दुनिया बड़ी खुश हुई, वाह 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 ग्राफिक्स आ गए। तब बिल गेट्स यहाँ से यहाँ पहुँच गया कि एक ऐसी विंडो मिल गई जो यूज़र फ्रेंडली है। लेकिन हुआ क्या था, उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बैकग्राउंड पे लिनक्स ही है। आज भी आपकी विंडो के बैकग्राउंड पे लिनक्स ही है, आज भी विंडो के पीछे लिनक्स ही है, लेकिन लिनक्स के ऊपर उसने प्लेटफॉर्म अलग से तैयार किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कमरे के अंदर मैं दरमियान में दीवार कर दूँ, इधर इधर इतनी इतनी दीवार कर दूँ, पीछे बैठा मैं हूँ, आगे अली हमज़ा बैठ जाए और दुनिया उस अली हमज़ा को देख रही हो, लेकिन अली हमज़ा को यहाँ पे लाना वाला कौन है? मैं जो पीछे बैठा हूँ। अब दुनिया मुझे नहीं देख रही, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता है कि पीछे कोई ना कोई है। इसी तरह
माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है उसने लिनक्स के कर्नल को ही पकड़ा है, आज भी इसके बैकग्राउंड पे लिनक्स है, और एक वक्त आएगा आगे चल के कि मैं आपको विंडोज़ के ऊपर रूट को एक्सेस करके दिखाऊंगा। रूट यूज़र जो है ना ये लिनक्स का है ना, तो विंडो के ऊपर मैं रूट ओपन करके दिखाऊंगा आपको। अगर विंडो पर रूट ओपन हो गया तो इसका मतलब है कि ये लिनक्स है, तो ये उस दिन मैं साबित भी करूँगा आप, बल्कि आपकी असाइनमेंट है घर जाके सर्च कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। 2 मिनट लगते हैं रूट को एक्सेस करने में। हाँ जी, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं ना, फिर इंशाल्लाह करेंगे, इतने उतावले नहीं होते, सारा कुछ करेंगे हम, लेकिन वक्त के साथ साथ। अच्छा, तो हमें समझ आ गई कि विंडो जो है ना उसके बैकग्राउंड में भी लिनक्स है। तो असल में हुआ ये था, अब विंडोज़ भी आपकी बैकग्राउंड में लिनक्स ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो विंडो अगर बैकग्राउंड में लिनक्स है, इसके आगे उन्हें आर्किटेक्चर बनाया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फुल कमांड नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपको सिर्फ वो दिया गया जो उसने अलाउ किया आप। तो अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं ना लिनक्स के अंदर, और सॉरी विंडोज़ के अंदर आपका यूज़र है, जैसे मेरा ये हैकर यूज़र है एक, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ ना, तो टेक्निकली मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। वजह उसकी ये कि मुझे तो एक इन्वायरमेंट दिया गया, असल में तो उसके बैकग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेटर रूट है जो कि मुझे पता ही नहीं है, और मेरी तो उस तक एक्सेस नहीं है। ये फ़र्क है विंडो में और लिनक्स में। लिनक्स का जो रूट है ना वो ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि आपको पूरी कमांड लाइन तो देता ही देता है, आपके सामने हार्डवेयर को कंपैटिबल करके देता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। आप चाहें तो लिनक्स पे बैठ के अपने प्रोसेसर को ख़राब कर दें, प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड बढ़ा दें, चाहे इसको कम कर दें, चाहे तो अपनी रैम को बढ़ा लें, चाहे तो कम कर लें, चाहे तो हार्ड ड्राइव को उड़ा दें बैठे बैठे, चाहे तो उसको कम कर दें। यानी कि आपके पास डायरेक्ट अपने हार्डवेयर की एक्सेस है। ये है रूट यूज़र जो मालिक है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये वो आम रूट यूज़र नहीं है, ये आम आपका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर है। ये बात याद रखिए, कोई मसला मसाइल। आगे चलें। तब हमारे साथ एक लड़का था, वो कहता था कि मैं हार्ड डिस्क की आरपीएम इतने तेज कर सकता हूँ कि हार्ड डिस्क क्रैश कर देगी। सही कहता है, ऐसा था कुछ? अभी भी है। आपकी वो बात से वो बात मुझे याद आई है। तो अब आपको ये सबूत भी मिल गया है कि वो कैसे इसको तेज़ करेगा। वो विंडो पे बैठ के नहीं कर सकता, विंडो के पीछे जो लिनक्स है ना वो उस पर पहले जाएगा, तब वो मूव करेगा लिनक्स के अंदर, यूनिक्स के अंदर, सॉरी, वो यूनिक्स के अंदर मूव करेगा और यूनिक्स पे बैठ के हार्डवेयर को एक्सेस करेगा, आपकी हार्डवेयर और उसको हार्ड ड्राइव को एक्सेस करके उसके आरपीएम को बढ़ा देगा, और वो इतनी स्पीड से आपकी वो डिस्क घूमेगी कि वो उड़ जाएगी। और ये उसने सही बात की, उसने गलत नहीं की। उसने ऐसा किया भी था, क्योंकि तब वो ब्राउज़र यूज़ करते थे, 10 लिख के CLS करते थे, क्लियर करने के लिए 20 लिखते थे, फिर आगे वो कमांड देते थे, सर्कल बनाते थे, इस तरीके से। बड़ा कुछ मतलब खेलने के लिए तो काफ़ी कुछ था उस ज़माने में, लेकिन चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो अब आपको पता लग गया कि एक आम एडमिनिस्ट्रेटर और रूट यूज़र में क्या फ़र्क है, पता लग गया। अब लिनक्स में जब भी आप आएंगे ना तो रूट 3 जगह पे आपको देखने को मिलेगा, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना आप। अब मैं इसका फ़र्क बताने लगा हूँ। एक आपको रूट ऐसे देखने को मिलेगा जैसे मैंने अभी लिखा, सिंपल रूट लिखा नज़र आएगा जैसे अभी लिखा हो, तो ये रूट यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर है। एक आपको रूट ऐसे लिखा नज़र आएगा, इससे पहले ना फॉरवर्ड स्लैश हो, जिसको आप स्लैश खाली बोल लें तो काफ़ी, स्लैश के साथ रूट लिखा आएगा। एक आपको रूट ऐसे लिखा आएगा खाली स्लैश। इन तीनों में फ़र्क है, बोलते तीनों को रूट है लेकिन तीनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है पहले आपको वो बताता हूँ। मैं यहाँ पर माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ तो ये एक ड्राइव मेरी बनी हुई है। ये कौन सी ड्राइव है? ये क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे ख्याल से इसमें कोई इंस्टॉल होता होगा, ऐसे ही है। ये फोल्डर क्या करता है? इसमें जो आप यूज़र बनाते हैं विंडो के अंदर, वो यूज़र का फोल्डर होता है। यूज़र्स नाम का एक फ़ोल्डर है। हर यूज़र जो आप बनाते हैं, चाहे आप 10 भी यूज़र बना दें ना विंडो के अंदर, वो इसी फोल्डर के अंदर उनका अपना नाम का फोल्डर बनेगा, ऐसे ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो यूज़र का घर है, कह सकता हूँ ना। मतलब यूज़र्स का एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हर यूज़र का अपने नाम के घर बनता है। देखते हैं, अंदर जाते हैं, तो क्या ये 2 यूज़र मैंने बनाए थे, क्या उनका घर है ना? बिल्कुल है। तो हमें 2 बातें समझ आएंगी। एक ऐसी ड्राइव है जिसके ऊपर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और उसी ड्राइव के ऊपर एक फ़ोल्डर है जिस फोल्डर के अंदर हर एक यूज़र का अपने नाम का फ़ोल्डर बनता। ये 2 बातें हमें समझ आती हैं। लिनक्स के अंदर भी ऐसा है। ये जो रूट है ना, जिसको रूट पढ़ा जाता है ये फॉरवर्ड स्लैश, ये जस्ट लाइक सी है। क्या मतलब हुआ इसका?
पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स का इसके ऊपर इंस्टॉल होना है। इसको रूट पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन लिखा कैसे जाता है? फॉरवर्ड स्लैश। याद रहे की बात। अच्छा, इसी फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर यानी कि रूट के ऊपर एक रूट नाम का फोल्डर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो यूज़र बना हुआ है ना, इस यूज़र का भी तो कोई घर होगा ना। तो असल में इस ड्राइव के ऊपर इस यूज़र का घर है, ये इसका अपना ज़ाती फोल्डर है, यूज़र की अपनी डायरेक्टरी है। अब ये डायरेक्टरी क्या होती है? लिनक्स के अंदर ना दो नाम आपको अलग नज़र आएंगे, एक पैकेज और एक डायरेक्टरी। फोल्डर विंडोज़ की टर्म में ईजाद हुआ था, फोल्डर से पहले इसको डायरेक्टरी बोलते थे। ये बस विंडो ने ईजाद आके किया और विंडो ने इसको फोल्डर कहना शुरू कर दिया, तो आवाम भी फोल्डर में मशहूर कर चुकी है। इसको फोल्डर नहीं बोलते, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। तो लिनक्स में आज भी डायरेक्टरी बोलते हैं। जब भी मैं डायरेक्टरी बोलूँगा तो आपने समझा ना ये फोल्डर की बात हो रही है, यानी कि यूज़र का फोल्डर है। कौन सा यूज़र का? रूट यूज़र का। वैसे समझ आ रही? पक्की बात, मुश्किल तो नहीं हो रहा। ये तो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं ना, पक्की की बात समझ आ रही। अच्छा, दूसरा एक नाम मैंने बताया पैकेज। जाहिर सा पैकेज क्या होता है? होता क्या? पैकेज है, वाह जी, सॉफ्टवेयर। वो बता दिया उन्होंने, अब आप क्या बता रहे हैं? पहले बताना था। लिनक्स के अंदर जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनको सॉफ्टवेयर नहीं बोला जाता, उनको पैकेज बोला जाता। तो आज के बाद अगर मैं लिनक्स में पैकेज बोलूँ ना, तो आपने समझ आना कि मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। तो ये 3 दफ़ा जो रूट आ रहा है, ये आपको याद रहना चाहिए और उम्मीद है याद रहेगा। याद रहेगा जनाब? बेहतरीन। आज की आखिरी बात, स्वैप। ये क्या है? अगर मेरे पास 4 GB की रैम है, जो कि इजी बात है आज के दौर में, सबकी कम से कम इतनी तो होती है। नहीं, वो विंडोज़ में वो नहीं होती, उसका पर्पस भी वो नहीं है। हाँ जी, छोटी सी नहीं बनाते हम, उसको बड़ी बनाते हैं। मैं बताता हूँ, नहीं कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास 4 GB रैम है, तो मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन चलाई जिसका ताल्लुक 3 GB से है, मतलब 3 GB उसको चाहिए रन होने के लिए, तो उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो कोई ना कोई रैम यूज़ कर रहा होगा ना। सपोज़ करें मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 GB रैम यूज़ कर रहा है, मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर चला दिया या एप्लीकेशन चला दी जिसको 3 GB रैम चाहिए, तो टोटल कितनी होगी रैम? 5, लेकिन है कितनी? 4। 2 GB यूज़ हो रही है, कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अवेलेबल कितनी है? तो यानी कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो 2 GB के अंदर अंदर हो, लेकिन मैंने गलती से क्या किया? मैंने 3 GB वाली कोई फाइल एग्जीक्यूट कर दी, चला दिया, कोई गेम चला दी, कोई सॉफ्टवेयर चला दिया। अब होगा क्या? आपकी जो रैम होती है ना, इसका ताल्लुक स्पीड से नहीं होता, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। रैम लगा दो स्पीड तेज़ हो जाएगी सिस्टम की, ऐसा कभी नहीं होता। रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि रैम एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोसेसर को जगह मिलती है प्रोसेसिंग करने के लिए। प्रोसेसर ने अपने अंदर प्रोसेसिंग नहीं करनी, प्रोसेसर ने रैम में आके प्रोसेसिंग करनी है। तो रैम जितनी बड़ी होगी, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये कमरा अगर 50 लोगों के लिए बैठने के लिए है ना, तो अगर कमरा बड़ा कर दूंगा तो 100 बंदे बैठ जाएंगे इसमें। तो क्या मैंने स्पीड तेज़ कर दी है कमरे की? नहीं, मैंने तो जगह बढ़ा दी है, लेकिन काम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए स्पीड तेज़ कहा जाता है। स्पीड तेज़ नहीं होती, काम ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपके पास 4 GB रैम है तो प्रोसेसर उतना ही काम कर सकता है जितना 4 GB में हो सकता है। अगर आप 8 कर देंगे तो प्रोसेसर ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि उसको 4 GB और मिल गई है। तो ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट किसने करवाना है? प्रोसेसर ने। तो प्रोसेसर ने अपने अंदर तो बैठ के करना नहीं, उसकी तो स्पेस वो कैशे उसके साथ लगी होती है, वो तो चंद MB की होती है। L2, L3, L1 आपने पढ़ा होगा आर्किटेक्चर, उसमें पता होगा, वो तो चंद MB की होती है। तो प्रोसेसर ने सारा काम कहाँ करना है? रैम में। रैम तो अवेलेबल थी 2 GB, तो प्रोसेसर को आपने कॉल कर लिया कैशे के थ्रू, इधर आ गया टास्क कह रहा है मुझे 3 GB 2, लेकिन है कितनी? 2 GB। तो होगा क्या? सिस्टम उधर ही हैंग, स्टक। आपका सिस्टम क्यों हैंग होता है? जब आपकी रैम की यूटिलाइजेशन 100% पे चली जाती है, तब आपका नाम माउस हिलेगा, क्योंकि माउस हिलना है, ये भी एक प्रोसेस, ये भी एक टास्क है, ये भी एक प्रोसेस है। आपका इधर माउस हिलेगा तो प्रोसेसर ने माउस हिलाना है, तो माउस हिलाने के लिए कुछ करेगा तो माउस हिलेगा ना। तो उसने करना कहाँ पे है? रैम पे। तो रैम तो फुल है, तो माउस भी नहीं हिलना।
कीबोर्ड का बटन प्रेस करी जाए कुछ भी नहीं होना, फिर पीछे से आपको तार ही निकालनी पड़ेगी पावर की, तो रैम खाली होगी क्योंकि वो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। प्रोसेसर जितना भी रैम में काम कर रहा होता है, जब वो दोबारा रीस्टार्ट करता है तो रैम फ्लश हो जाती है, तो रैम फिर 4 GB दोबारा से अवेलेबल है। लेकिन जब वो ऑन हो जाएगा सिस्टम तो फिर आपको पता लगेगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 GB दोबारा यूज़ करना शुरू हो गया, तो फिर दोबारा 2 GB ही अवेलेबल होगी। अब क्या करें, हमने गेम तो चलानी है, एप्लीकेशन तो चलानी है, वो तो 3 GB डिज़ायर कर रही है। तो अगर अल्लाह ने अक्ल दी है ना, तो जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था ना, तब भी मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे रैम ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कोई अनइंटेंशनली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि इसको रैम कितनी रिक्वायर्ड है, वो हम चलाते हैं तो पता लगता है। तो ऐसी हालत में अब क्या करें, तो लिनक्स के अंदर ना डेवलपर्स ने आपको एक स्वैप नाम की एक ऑप्शन दी है। आपकी हार्ड ड्राइव जो होती है ना, लेट्स सपोज हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेस है 500 GB, आप हार्ड ड्राइव में से कुछ स्पेस निकाल लें, सपोज मैंने 10 GB निकाल ली और वो मैंने 10 GB की स्वैप बना ली। स्वैप होती है वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल रैम। ये वर्चुअल रैम है जो तब एक्टिवेट होगी जब आपकी फिजिकल फुल हो जाएगी। समझ आ गई बात की। अब आपके पास हार्ड ड्राइव कितनी रह गई है, 490 GB हार्ड ड्राइव रहती है, 10 GB किधर चली गई है, वर्चुअल रैम, फिजिकल नहीं है वो। और यकीन, और इस बात पे यकीन भी रखिएगा और समझ भी लें, अगर ये फिजिकल नहीं है तो ये फिजिकल की तरह काम भी नहीं करेगी। काम ये रैम का ही करेगी, लेकिन ये फिजिकल की तरह इतनी हाई एंड नहीं होगी। ये बात समझ आती है ना आप, ये आसान सी बात है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप में से किसी बंदे ने एक सॉफ्टवेयर है ब्लू स्टैक, उसमें हम एक एंड्रॉयड इंस्टॉल करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल बन जाता है आपका। कभी शायद किसी ने यूज़ किया कि नहीं किया, वो भी वर्चुअलाइजेशन आपने किया जाहिद साहब, नाम सुना? पता है क्या करता है, क्या करता है? ठीक, नहीं पता या नहीं? अच्छा, वर्चुअलाइजेशन है ये, जिस तरह आपकी VMware है ना, वैसे ये वर्चुअलाइजेशन है। ब्लू स्टैक एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वर्चुअलाइजेशन देता है। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल एक ही हो सकता है ना, पर आपने दूसरा एंड्रॉयड मोबाइल भी रखना है, तो आप अपनी विंडो के अंदर ना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें ब्लू स्टैक, आपको भी अलीम मैंने करके दिया था, याद होगा। उसमें आपका पूरा एक एंड्रॉयड मोबाइल बन जाएगा, जितने मर्जी बना लें, लेकिन डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे। जितने मर्जी मोबाइल बना लें और इट सेल्फ वो एक अपनी वर्चुअल मशीन हो, वो इट सेल्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल होगा, तो उसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल करें, जो मर्जी करें, वो अलग से चल रही होगी। आपका हार्डवेयर ऐसे समझेगा जैसे एक अंदर मोबाइल है, लेकिन वो मोबाइल की तरह एक्ट करेगा, लेकिन मोबाइल तो नहीं होगा ना, उसकी प्रोसेसिंग आपके एक्चुअल मोबाइल की तरह तो नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं हो। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये वर्चुअल रैम है तो ये फिजिकल रैम की तरह एक्ट करेगी, लेकिन उस तरह की इसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, प्रोग्रेस उस तरह की नहीं होगी। तो अगर ये 10 GB है तो काम ये 2 GB का ही करेगी। समझ आ गई बात की? प्योरली ये 2 GB का ही काम करेगी, दिखेगी ये 10 GB। अब आपको कितनी चाहिए, 1 GB एक्स्ट्रा चाहिए। तो जब आपका सिस्टम हैंग होने वाला होगा ना, तो अगर आपने स्वैप बनाई हुई है तो फ़ौरन से स्वैप एक्टिवेट होगी और 10 GB के अंदर से 1 GB निकलेगा और इस फिजिकल को आके मिल जाएगा, तो आपकी स्वैप सिर्फ 1 GB यूज़ हो, बाकी 9 GB आपकी एक्स्ट्रा पड़ी होगी। यस, अब दुनिया में जितने भी आपकी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो सारी इस लिनक्स के फ्लेवर्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा चुके थे उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उम्मीद है ये बात सब लोगों को समझ आ गई है। तो ये है आपकी लिनक्स और ये है उसका आर्किटेक्चर, और इस तरीके से आपकी मेमोरी डिज़ाइन की जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, आप में से कर्नल किस किस को पता है कि कर्नल क्या होता है? नाम तो सुनोगे कर्नल का, वो ब्रिगेडियर कर्नल वो नहीं कह रहा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है। मैं सोच रहा हूँ आज वो भी हम बात कर लें, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्नल क्या होता है? कर्नल बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसी लेयर होती है जो कि आपके हार्डवेयर की, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करवाती है। बिल्कुल वैसे जैसे हमारी बॉडी के साथ हमारी कम्युनिकेशन कौन करवाता है? माइंड, हमारा दिमाग। अगर दिमाग को बॉडी से निकाल दिया तो आपकी बॉडी को काम करेगी। तो ये दिमाग है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप यहाँ पर सॉन्ग प्ले करते हैं तो आवाज़ आती है, कंप्यूटर में से आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में से आवाज़ आती है कि स्पीकरों से आती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्पीकर से रिक्वेस्ट की होगी ना कि तुम्हारी मेहरबानी अंदर से आवाज़ निकालो, की होगी ना उसने रिक्वेस्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ये आवाज़ निकल के स्पीकर तक गई कैसे है? कोई ना कोई तो लेकर गया होगा ना, तो वो आपका कर्नल है।
ये कर्नल है जो कि आपकी हार्डवेयर की, आपकी सॉफ्टवेयर के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करवाता है। इसको आप कहते हैं हमेशा सोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको आप कहते हैं माइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जान है, जान, रूह है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा, कर्नल यकीनन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा ना, ज़ाहिर है हार्डवेयर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं करनी, बिल्कुल करनी है। तो विंडो का अपना कर्नल है जो बिल गेट्स ने बनाया था, और लिनक्स का अपना कर्नल है जो कि लाइनस टोरवल्डस ने बनाया, क्योंकि हम लिनक्स ही पढ़ रहे हैं। विंडो का जो कर्नल है उसका नाम है ओएस कर्नल, पता होना चाहिए आपको। और लिनक्स का जो कर्नल है इसका नाम है वीएम लाइनस। ये विंडो का कर्नल है, वो लाइनस टोरवल्डस ने अपने नाम पे इसको रखा हुआ है, वीएम लाइनस। ये इसके लिनक्स के कर्नल का नाम है। ये बात उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगी। साथ है यहाँ तक कोई मसला मसाइल? इन्फॉर्मेटिव है लिनक्स, मज़ा आ रहा है पढ़ने का, बोर तो नहीं हो रहे? जाहिद साहब आज अच्छी मैंने लोरी दी है आपको ऐसे ही। चलें जी, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह थर्सडे को होगा।